देखो बच्चे, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर की, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो मेजर डोमेन ऑफ अर्थ का मतलब देखो होता क्या है एग्जैक्टली, ज़रा इस बात को समझो। आप जिसे बोल रहे हो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, तो डोमेन्स का मतलब होता है एरिया और टेरिटोरी। मतलब कोई एक रीजन, कोई एक, हिंदी में कह लो तो आप इसको क्षेत्र कहोगे, रीजन कहोगे, है ना। तो आप बोल रहे हो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, तो मेजर डोमेन्स में हम लोग जनरली 3 बातों को पढ़ेंगे: ज़मीन, पानी और हवा। सिंपल सी बात है। देखो, आप इस चैप्टर में केवल और केवल 3 चीज़ों के बारे में पढ़ोगे: ज़मीन के बारे में, दैट इज़ लैंड के बारे में; वाटर के बारे में, पानी के बारे में; और एयर, दैट मीन्स हवा के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए भाई? ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। तो डोमेन्स में आपकी ये 3 चीज़ें आएंगी और इन्हीं तीनों चीज़ों की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो एक बढ़िया सा ये नोट्स है क्लास 6 के ज्योग्राफी का, और पढ़ करके आपको, समझ करके आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ना एक क्वेश्चन करो कि अगर आप इस अर्थ पर हो, तो इस अर्थ पर अगर आप जिंदा हो, ऑब्वियसली बात है जिंदा ही हैं हम सभी, तो हमें ऐसी क्या चीज़ चाहिए जिससे कि हम अर्थ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। देखो, तो जनरली हमें 3 चीज़ें चाहिए: लैंड, वाटर एंड एयर। इन 3 चीज़ों के बिना हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप एयर में क्या लटक करके ज़िंदा रह सकते हो? नहीं। क्या केवल पानी में ज़िंदा रह सकते हो? नहीं। समझ में आ रही बात? केवल, है ना, ज़मीन अगर रहे, एयर ना रहे, वाटर ना रहे, तो भी क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। ठीक है, चलो। तो मेजर डोमेन्स में 3 चीज़ें आएंगी: लैंड, वाटर एंड एयर। तो यही हम इन तीनों कंपोनेंट की अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया लैंड, वाटर, एयर। लेकिन इस लैंड का मतलब हम इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं? तो लैंड को हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस का मतलब ही होता है स्टोन्स। तो ऐसी चीज़ें जो स्टोन की हों, मतलब एक तरीके से सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। तो लिथोस्फीयर में क्या आएगा? सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा? देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो ऐसा रीज़न या फिर जो भी वाटर का जो भी फॉर्म होगा, हम लोग उसे बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। तीसरी चीज़ है हमारी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएंगी? जो भी हमारी गैसियस सब्सटेंसेज हैं, गैसियस जो भी हमारी चीज़ें हैं, वो हमारी आ जाएंगी एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये 3 बातों को, 3 नाम को आपको याद रखना है: लिथोस्फीयर दैट मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स वाटर से रिलेटेड बात करेंगे, और एटमॉस्फेयर दैट मीन्स हम लोग एयर से रिलेटेड बात करेंगे। अब एक और कंपोनेंट आता है, इन तीनों चीज़ों से मिल करके ना बच्चे एक और कंपोनेंट बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, बट एक बेसिक सा आइडिया जान लो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखो मतलब क्या होता है कि अर्थ की एक ऐसी जगह जहाँ पर ये तीनों ही कंपोनेंट एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। तो उस रीजन को, उस कह सकते हो कि टेरिटरी को आप लोग बोलोगे बायोस्फीयर। जैसे कि अभी आप जिस जगह पर रह रहे हो, तो आप उसे बोलोगे बायोस्फीयर, क्योंकि आपके पास तीनों चीज़ें हैं: लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। ओके, तो हम लोग इसे बोलेंगे बायोस्फीयर। तो इसका एक सिंपल सा कभी कभी आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि सरफेस ऑफ अर्थ वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या आते हैं? एंड विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो दैट रीज़न इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं बारी बारी से तीनों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो, लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि लिथोस मीन्स क्या होता है? स्टोन्स। ठीक है, पत्थर से रिलेटेड, मतलब अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग बोल रहे हैं क्या? लिथोस। ओके, तो लिथोस्फीयर को देखो हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। ओके, तो इस लिथोस्फीयर में हमारी क्या आ गए? 2 पार्ट आ गए। तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स। ठीक है, मतलब इस पूरे अर्थ की जो सरफेस है, ऐसे जरा समझो मेरी बात को। देखो, लिथोस का मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि ये मतलब स्टोन्स वाले पार्ट। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर का जो टॉप लेयर है ना, जिस पर आप चल रहे हो, जिस पर हम लोग एग्रीकल्चर वाले काम कर रहे हैं, तो उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब क्या हो गया? द टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। ठीक है, ये बहुत ही थिन होता है, और इसमें जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका मतलब ह्यूमस हो गया, या फिर टाइनी, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सब इसी क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। और जो भी हम लोग एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, और एग्रीकल्चरल वर्क के थ्रू हम लोग जो भी खाने वाली चीज़ें जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
वो सब की सब चीज़ें हम लोग इसी क्रस्ट से कर पा रहे हैं। ओके, तो इस अर्थ के सरफेस को ना देखो हम लोगों ने दो पार्ट में बांट लिया। तो एक को हमने बोल दिया कॉन्टिनेंट और एक को हमने बोल दिया ओशन बेसिन। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब ये हमारा ये हमारा जो है ना वो लिथोस्फीयर वाला पार्ट हो जाएगा, और जो ओशियन बेसिन्स होंगे, जितने भी हमारे 5 टाइप के ओशियंस हैं, फिर उसके बाद अलग से कुछ सीज़ भी हैं, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं, तो वो सब हमारे आ जाएंगे ओशियन बेसिन में। तो हमने क्या किया, लिथोस्फीयर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, उसके बाद जब हम लोग हाइड्रोस्फीयर में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ओशियन बेसिन के बारे में। ओके, बात समझ में आ गई बच्चे लोग? इतनी बात मेरे को आप बता दो कि मेरी जो इतनी बातें हैं वो आपको समझ में आई या नहीं आई। तो हमने बात कर ली है यहाँ पर दोनों चीज़ों की। ये हमारा है लिथोस्फीयर, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट वाला आपका जो पोर्शन है ना वो लिथोस्फीयर है, और ये जो ओशन बेसिन्स वाला ये आपका जो पोर्शन है वो आपका है हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो बारी बारी से हम दोनों की बात करेंगे। देखो, तो एक जनरल एक ओवरव्यू देखो, है ना, बहुत जल्दी से। तो कॉन्टिनेंट देखो, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि केवल सॉलिड पोर्शन, उसमें कोई वाटर वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट में अगर एक सिंपल से वर्ड में समझो ना आप, तो आप इसे बोलोगे लार्ज लैंड मासेस, मतलब लैंड की बहुत बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ या टुकड़े, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स, तो उसको आप लोग बोलोगे कॉन्टिनेंट्स। तो इस तरीके से हमारे इस अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स बनाए गए हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स बनाए गए बच्चा लोग? 7 कॉन्टिनेंट। और हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। देखो अभी हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्टिनेंट मीन्स क्या हो गया? लार्ज लैंड मास। तो ये जो लैंड मास है, यानी कि ये जो लैंड की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ का ये कितना परसेंट लेता है भाई? 29% लेता है। और बाकी का कौन ले लेता है? हाइड्रोस्फीयर, दैट मीन्स पानी, ठीक है, ओशन बेसिन्स, ह्यूज वाटर बॉडीज़, यहाँ पर WTR भी रहेगा, ह्यूज वाटर बॉडीज़। तो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हमारे अर्थ का 71%, मतलब कि ऐसे समझो कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक ये बहुत बड़ी, मान लो अगर अर्थ है, तो इस अर्थ के 3 पार्ट में, कितने पार्ट में भाई? 3 पार्ट में क्या भरे हुए हैं? वाटर भरे हुए हैं। और एक ही पार्ट में केवल और केवल क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो उसी में हमारा इंडिया भी है, हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी है, या फिर जो अमेरिका है, जापान है, चाइना है, रशिया है, जितने भी आप कंट्रीज़ के नाम जान रहे हो वो सभी के सभी इसी एक पार्ट में इंक्लूडेड है। समझ लो, मतलब एक तरीके से समझ लो ना कि हम लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। दैट मीन्स पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और लैंड की अमाउंट कम है। ओके, इस अर्थ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो इसी 29% में देखो प्लेन्स भी हैं, मतलब नॉर्मल प्लेन ज़मीन है ना, माउंटेन्स भी है और प्लेट्यू भी है। और उसके बाद जो हाईएस्ट हमारा इस लैंड पर जो सबसे पॉइंट है, जैसे कि जिसको आप लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हो, तो ये 8048 मीटर है। ये लैंड पर सबसे हाईएस्ट क्या है? पॉइंट है। उसके बाद ओशन में देखो वाटर बॉडीज़ में क्या आएंगे, तो जो कि 71% है, इसमें आपका ओशियंस आएगा, सीज़ आएगा और रिवर्स आएंगे। अब अगर हम बात करें अपने वाटर बॉडीज़ में, तो वाटर बॉडीज़ में एक सबसे बहुत ही डीपेस्ट पॉइंट है, उस डीपेस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। ओके, जिसकी डेप्थ मतलब कितना गहरा है वो है 11,022 मीटर। मतलब देख रहे हो आप, अगर एक जरा अंदाज़ा लगाओ तो जो हाईएस्ट पॉइंट से भी ज़्यादा डेप्थ में क्या है आपका? ये डीपेस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मैरियाना ट्रेंच। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको अभी एक केवल ओवरव्यू दिया है। ओके, अब यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई देखो ओशियन, जैसे हम जो भी हाइट वगैरह लेते हैं ना, तो हमेशा हम लोग ना क्या करते हैं, अपने सी लेवल से लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई सी लेवल से? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सी का जो वाटर है, यानी कि उसमें जो पानी है सी में, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारी की सारी देखो जो सीज़ हैं, जो ओशंस हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लैंड मासेस आर नॉट सेम एवरीवेयर। ऑब्वियस ही बात है, लैंड मासेस कहीं भी सेम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। कहीं को बहुत ज़्यादा ऊंची, कहीं बहुत ज़्यादा नीची, ठीक है, कहीं आपको एक माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, कहीं आपको बहुत ज़्यादा खाई देखने को मिलेगी। तो ऐसा लैंड पर नहीं होता। लेकिन सीज़ क्या होती हैं कि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से उनके पानी हमेशा एक दूसरे में मिलते जुलते रहते हैं, तो जिनकी वजह से थ्रू आउट द ईयर उनकी जो लेवल होती है वो सेम होती है। तो इस वजह से अच्छा, ये जो लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं सी लेवल। अब ये इसी सी लेवल के हेल्प से हम लोग अपनी डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। जैसे हम आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देंगे। आप जब कभी
किसी स्टेशन पर जब आप उतरते हो, हाँ ट्रेन से, रेलवे से, अब ऐसी बात है रेल से ही उतरोगे, ट्रेन से ही उतरोगे, तो आप देखते हो ना जब वहाँ पर जो बोर्ड लगी हुई रहती है, एकदम मेन वाला बोर्ड, ठीक है, जो पीले पीले कलर में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि लिखा रहता है हाइट फ्रॉम सी लेवल, या है ना, कि दिस स्टेशन इज एबव सी लेवल, मतलब कितना है, एबव सी लेवल है या बिलो सी लेवल है। तो ये जो हम किसी भी प्लेसेस की हम जो हाइट जो मेज़र कर रहे हैं, वो हम लोग हमेशा किससे करते हैं, अपने सी के लेवल से मेज़र कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सी की जो लेवल है वो थ्रू आउट द ईयर या हर समय वो सेम होती है। ठीक, अब देखो हम लोग बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट्स की। देखो इस चैप्टर में हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि आप ये जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, ज्योग्राफी पढ़ने का एक बड़ा अच्छा सा हम आपको तरीका बताइए। जनरली देखो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो मैप की जब बात आती है, तो मैप की जब बात आती है ना, तो बच्चे देखो अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना नहीं है, एक बड़ा हम आपको आसान सा तरीका देखो आज बताने वाले हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बढ़िया सा तरीका देखो क्या होता है। देखो, तो ये मैंने अपने नोट में, ये मैंने अपने मैप को बना लिया, हो सकता है कि आपका मैप थोड़ा सा कुछ अलग हो। तो कॉन्टिनेंट की देखो अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट हमारे टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट होते हैं। हाँ, ये वही कॉन्टिनेंट है जिस पर हम आप लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है, ये जो मैंने कॉन्टिनेंट लिखे हैं ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका एंड छठा है यूरोप, और सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। चलो जरा अब इसको बात को जरा समझो। देखो कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्टिनेंट हमारे किस में आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, लैंड मासेस। ओके, तो अब अगर आप इस चीज़ को अगर आप देख पा रहे हो, जो कि आपकी बुक में भी होगा, तो ये देखो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, और देखो हमारा ये है प्यारा भारत। ठीक है, तो हमारा प्यारा भारत भी कौन से कॉन्टिनेंट में आ जाएगा भाई, एशिया कॉन्टिनेंट में ही आएगा। ये बात ज़रा समझो, हमारा जो इंडिया है वो भी कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा, एशिया कॉन्टिनेंट में आएगा। इसी तरीके से ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये देख रहे हो, ये आपका ग्रीन 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 ग्रीन, ये पूरा सब क्या है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखो अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, एकदम क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। जस्ट उसी के नीचे अगर आप देख लो तो ये आपका साउथ अमेरिका है। उसके बाद ये है आपका अंटार्कटिका, ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो बर्फ़ की जो चादर दिख रही है ना, इसे आप लोग बोलोगे अंटार्कटिका। अच्छा, तो ये भी देखो आपकी एक लैंड मासेस भी है ना। ये जो बाकी चीज़ें आपको ब्लू 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 ब्लू, गाना मत गाने लगना, ठीक है, ये जो आपको ब्लू चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो सब की सब आपकी वाटर है। तो अंटार्कटिका भी क्या है, आपका एक लिथोस्फीयर में ही आता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा यूरोप, जो कि एशिया के जस्ट बगल में है। ठीक है, पड़ोसी है अपने एशिया का। उसके बाद लास्ट में आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और मज़े की बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, और इसे हम लोग एक कंट्री के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखो इस मैप को समझने के लिए हम आपको क्या सजेशन, एक छोटा सा मेरा आप सजेशन ले लो। आपको ना डायरेक्शन का नॉलेज देखो पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी होती है नॉर्थ, ये आपकी होती है साउथ, और इस तरीके से ये आपका होता है ईस्ट, और ये आपका होता है वेस्ट। तो अगर क्या करना है आपको ना, कि इस मैप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। ओके, तो ये देखो आपको 0 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप अपनी बुक में भी ज़रा देखोगे ना तो आपको साफ साफ अच्छे से हो सकता है दिखे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने कर लिया इसको 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, ये आपका हो गया ईस्ट वाला रीजन। ये कौन सा रीजन हो गया बच्चा लोग, ईस्ट वाला रीजन, और ये कौन सा रीजन हो गया, वेस्ट वाला रीजन। ओके, उसके बाद इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर लो। देखो ये आपकी है इक्वेटर, ये क्या है आपकी इक्वेटर है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके इक्वेटर के नीचे वाली लाइन क्या है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको भी हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, ऐसा कहने का मतलब ये हो गया कि इस अर्थ को, जो कि शायद आप लोग पहले भी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, इस अर्थ को जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम लोग बोलते हैं कि एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। कौन सा हेमिस्फीयर है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और एक हमारा क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो चीज़ है ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा रीजन आपका आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी आएगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा रीजन आएगा आपका ईस्ट, और ये आपका आएगा वेस्ट में। तो इस तरीके से हम अपने पूरे वर्ल्ड को, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ये आपका एक वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिख रहे हैं। अब हम बारी बारी से
इसी के बाद इसी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। अच्छा, एक बात ज़रा यहाँ से और समझ लो, अगर आप ज़रा ध्यान से इस मैप को देखो तो आपको जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, मोस्टली कॉन्टिनेंट्स का जो पार्ट है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज कर रहा है। देखो है कि नहीं, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है ना, जैसे ये साउथ अमेरिका, ये इसका ऑलमोस्ट सारा पार्ट जो है वो साउथ में है। लेकिन आप जितने भी कॉन्टिनेंट देखो, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका का आधा से ज़्यादा पार्ट, यूरोप, सब के सब कैसे हैं, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैप को दो पार्ट में बांट लिया। एक और बड़ी देखो इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे, ज़रा मेरे साथ आप बने रहो। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट की। तो एशिया कॉन्टिनेंट देखो क्या है, इस हमारा ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, हमारे अर्थ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जिसमें कि हमारी कंट्री भी आती है। तो क्या करता है, ये पूरे अर्थ का मतलब कि अर्थ में हम लोग बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, मतलब लैंड एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट कवर कर लेता है। अच्छा, अब ये जो कॉन्टिनेंट आप बता सकते हो कि ये कौन से हेमिस्फीयर में लाई करेगा, तो अब ऐसी बात है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। जरा देख लो, ये हमारा है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये कौन से हेमिस्फीयर में भाई, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, एंड कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है कि नहीं, देखो ज़रा। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। अब ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती हैं। आप अगर मैप को देख रहे होगे ध्यान से तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी अच्छे से। देखो ये जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, तो इस एशिया कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइन गई है, ज़रा देखो ना यहाँ पर ध्यान से। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हो सकता है आपको इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, बट आप अपनी बुक में देखो तो कौन सी लाइन गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस एशिया कॉन्टिनेंट से गई है। वो कहोगे सर आप तो, ये तो सर अफ्रीका से भी गई है। बिल्कुल गई है। अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन होकर के जाती हैं। कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है भाई, हमारे पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, चलो सबसे हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना पहले। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि एशिया से कौन सी लाइन पास होकर के जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई यूराल माउंटेन। देखो अब ये एक माउंटेन है जो कि क्या कर रहा है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके बाद कैस्पियन सी भी अलग कर रहा है एंड ब्लैक सी भी अलग कर रहा है। अब ज़रा देखो, हम आपको एक यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। आपने कहा सर मेरे को कैस्पियन सी देखना है। देखो एक बड़ा अच्छा प्यारा सा ऐप है, हम आपको बता रहे हैं, ज़रा मेरे साथ आप बने रहो। देखो ये चीज़, ठीक है, देखो इसे हम लोग बोलते हैं गूगल अर्थ, है ना। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपकी पढ़ाई में ये हेल्प कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपका अर्थ है। अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे इसे तो आपको यहाँ पे अपना प्यारा भारत नज़र आ जाएगा। आ रहा है नज़र, ठीक है। ये हल्का सा छोटा सा ये जो श्रीलंका ये जो अटैच है ना, ये दिख रहे हो, देख रहे हो। तो ये है अपना पूरा एशिया कॉन्टिनेंट। ये पूरा देखो इतना बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है। अब अगर आप इसमें कहो कि सर मेरे को मैप में कहीं कैस्पियन सी नज़र नहीं आ रहा है, मेरे को मैप में कहीं ब्लैक सी नज़र नहीं आ रहा है, चलो देखो इसमें हम लोग ज़रा सर्च करते हैं। तो यहाँ से आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे को देखना है कैस्पियन सी, ओके, ये आप कर दो सर्च, देखना ये देखो। तो ये जो आपका ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ना, ये है आपका कैस्पियन सी। अब अगर आप इसे अपने मैप में देखना चाहते हो तो इसे ज़रा हल्का सा जूम आउट करो, ठीक है। तो ये दिखा आपको, ये आपको दिखा, ये आपका अपना इंडिया दिखा, प्यारा भारत दिखा, ठीक है। अब इस इंडिया के देखो इस तरफ, यानी कि अगर आप मैप में देखोगे तो मतलब ये आपका इंडिया है। इंडिया से आप चले जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये आपका क्या है, ये आपका है कैस्पियन सी। तो सर अब मैप में देखो हम लोग कहाँ देखें, ज़रा मैप में आ जाओ। तो मैप में देखो अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यही आपका क्या है, कैस्पियन सी। बात समझ में आ गई। तो देखो एशिया जो है ना वो यूरोप, मतलब यूरोप और एशिया आपस में सेपरेट हो रहे हैं। कैसे, तो साइड में देखोगे तो ये भी आपकी यूराल माउंटेन है, ठीक है। ये आपकी क्या है, यूराल माउंटेन है। ये जो आपका रीजन, ये जो आपका जो छोटा सा जो पानी वाला जो जगह है, ये है कैस्पियन सी। और जस्ट इसी के अगर आप बगल में आ जाओगे तो ये आपका है ब्लैक सी। तो इसका मतलब कि इस एशिया को अफ्रीका से कौन सी 3 चीज़ें अलग कर रही हैं, तो यूराल माउंटेन अलग कर रहा है, ये आपका कैस्पियन सी अलग कर रहा है, और ये आपका ब्लैक सी। जरा आप अगर ब्लैक सी को अगर आप देखना चाहते हो,
आपने कहा सर हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल आओ ज़रा देखो। देखो ये है आपका, ठीक है। आप फिर से आ जाओ इसमें, अपने सर्च वाले बार में आ जाओ और आप यहाँ पर सर्च करो क्या, ब्लैक सी। क्या सर्च करना है आपको, ब्लैक सी। हो सकता है इस वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट आपको एक पढ़ने का ज्योग्राफी तरीका पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आपका है ब्लैक सी। तो आपको क्या दिखा, आपको थोड़ा सा जूम आउट करना है। ये देखो ये आपका इंडिया है, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। तो इसी के जस्ट बगल में, यानी कि इस ये आपका जो कैस्पियन सी था, इसके जस्ट बगल में क्या है, आपका ब्लैक सी है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये आपका ब्लैक सी है। ओके, तो आपको अब बातें समझ में आ गई कि आपको कैसे ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। क्लियर है बात। तो ये बात वही मैंने आपको देखो यहाँ पर बता दिया कि ये पूरा का पूरा रीज़न आपका क्या है, ये आपका है ब्लैक सी और ये आपका कैस्पियन सी। तो देखो इस एशिया को यूरोप से कौन डिवाइड कर रहा है, यूराल माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। उसके बाद ये आपका जस्ट इधर हो गया यूरोप और इधर आपका हो गया अफ्रीका। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर है इतनी बात। आई होप कि मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स में दी है ना, वो आपको आपका जो फंडा है वो क्लियर कर देगा। अब देखो एक और टर्म आता है यूरेशिया। तो यूरेशिया में दो चीज़ें मिली होती हैं, यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप और एशिया मिलकर के क्या बना देते हैं, यूरेशिया बना देते हैं। इस एशिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अबाउट 4 बिलियन, लगभग 7.5 बिलियन ऐसी मानी जाती है कि आबादी पूरे वर्ल्ड की है। तो उस 7.5 बिलियन में से आप केवल और केवल 4 बिलियन पीपल ले लो जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। यार अकेले इंडिया की जो आबादी ना वो 1 पॉइंट समथिंग 4-5 बिलियन के आसपास है। तो बात समझ रहे हो। ओके, तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और लगभग 60% टोटल पॉपुलेशन का ये कवर करता है। तो ये हमारी छोटी सी बात हो गई किसके बारे में, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है ना। बात इतनी समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इस वर्ल्ड में, लाइज बोथ इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जरा देखो अपने इस कॉन्टिनेंट को। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ में भी लाई कर रहा है और साउथ में भी लाई कर रहा है। ये पूरा का पूरा रीजन नॉर्थ वाला है, ये पूरा का पूरा रीजन साउथ वाला है। यही बातें तो हैं। उसके बाद अब देखो ये एक अकेला इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही पास होते हुए जाते हैं। द कॉन्टिनेंट हैज़ अटलांटिक ओशियन ऑन वेस्ट। अब देखो हम लोग ओशियन की भी ज़रा बात करेंगे। तो इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट एंड साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है ईस्ट में आपके, और साउथ में इंडियन ओशियन है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी है इन नॉर्थ में एंड रेड सी है इन नॉर्थ ईस्ट में। देखो जरा, तो हमें अटलांटिक और इंडियन तो समझ में आ रहा है। ये आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इंडियन कॉन्टिनेंट क्या है, इंडिया के जस्ट नीचे है। तो ये आपका इंडियन ओशियन हो गया। तो इंडियन ओशियन की हमने बात कर ली कि अफ्रीका के ईस्ट एंड साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। उसके बाद आपको ये अटलांटिक ओशन भी समझ में आ गया कि वेस्ट में क्या है भाई, अटलांटिक ओशन है। लेकिन ये जो बोला ना मेडिटेरेनियन सी, तो ये देखो यहाँ पर है आपका मेडिटेरेनियन सी। ये आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी है ना, जस्ट इसके एकदम नॉर्थ में। ये आपका क्या, अफ्रीका का नॉर्थ इधर होगा। तो ये आपके नॉर्थ में क्या हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया। अब एक चीज़ और देखो बोला था, क्या बोला था ये, एक चीज़ और क्या बोला था, ये एक चीज़ और कि ये रेड सी। अब सर ये रेड सी देखो कहाँ है। तो रेड सी देखो अगर हम बात करें तो ये जो आपको रीज़न दिख रहा है, ये वाला रीज़न, ये आपका है रेड सी। क्लियर है बात। ये आपका क्या है, रेड सी। आप चाहो तो पेंसिल से अपने मैप में लिख भी सकते हो, अपने बुक के मैप में लिख भी सकते हो, ठीक है ना। सेम वही हम आपको फिर से बोलेंगे कि इसको सर्च करने का तरीका देखो क्या है। तो आपको वही जाना है, कहाँ जाना है भाई, गूगल अर्थ पर चले जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है क्या, रेड सी। क्या सर्च कर लेना है बच्चा लोग, रेड सी। देखो दिख गया, ये देखो ये जो रेड कलर का है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो दिख रहा है ना ये वाली चीज़, ये आपकी क्या है, ये आपकी है पूरी की पूरी रेड सी, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीज़न आपका रेड सी के कैटेगरीज में आएगा। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हाँ सर मेरे को ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है।
ओके, नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं अब अपने, अच्छा एक ज़रा सा थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं कि अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन कौन सी चीज़ें सेपरेट करती हैं, मतलब इसके बाउंड्री पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये मतलब एक खाड़ी है, मतलब एक तरीके से कह लो कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मतलब ओशन का ही एक पार्ट होता है ये, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको देखना है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ है तो आप ज़रा सर्च कर लो मैप में, वही गूगल अर्थ में आपको दिख जाएगा। तो नाम याद रखने कि अफ्रीका से आपको कौन से जो नाम अटैच्ड हैं वो याद रखने की स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। उसके बाद स्वेज कैनाल सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम एशिया, और एक स्वेज कैनाल है जो अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है स्वेज कैनाल। तो अफ्रीका को एशिया से कौन सी कैनाल या कौन सा जो है पार्ट सेपरेट करता है, वो है आपका स्वेज कैनाल। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको सहारा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग बोलते हैं नाइल रिवर। तो वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, वो भी यहाँ पर है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब क्या जानते हो, जहाँ पर जीने खाने पीने की कोई व्यवस्था ना की गई हो, मतलब पूरे तरीके से बालू वाला रीजन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। अगर आप इसे सर्च करना चाहते हो तो आप इसको भी अपने गूगल अर्थ पर देख सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्लियर बात। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम आपको सारी बातें अगर दिखाने लगे ना बच्चे लोग, तो वीडियो थोड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। आप कहोगे सर इतना बड़ा आपने वीडियो बना दिया। देखो तो इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी और आपको मैप बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यस सर, है ना। एक बार ज़रा कमेंट करके बता देना यार सर मेरे को सारी बातें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग अपने कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखो क्या, तो फिर से आ जाओ अपने मैप पर, मतलब वो वाले गूगल वाले मैप पर नहीं, इस वाले मैप पर नॉर्थ अमेरिका। तो अगर आपसे पूछे बच्चे कि इसकी आप लोकेशन ज़रा बता दो, क्या बताओगे आप इसे? आप इसे बताओगे, देखो ये नॉर्थ में है और साथ ही साथ ये ईस्ट में भी है, सॉरी वेस्ट में है। तो ये नॉर्थ वेस्ट अर्थ के कौन से पोर्शन में ये लाई करेगा भाई? तो नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ये लाई करेगा, है कि नहीं, बोलो ज़रा। नॉर्थ वेस्ट में ये लाई करेगा ना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपके ये अर्थ पर। इट इज़ एंटायरली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अच्छा अब इसमें देखो ना, इसमें एक और बड़ी चीज़ अच्छी वर्ड आई है, इस्थमस। अब ये देखो इस्थमस क्या होता है, देखो होता क्या है कि एक पतली सी स्ट्रिप लैंड की एक पतली सी स्ट्रिप जिसके दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हों, मतलब ओशियन हो, तो इस पतली सी स्ट्रिप को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है और ये जो साउथ अमेरिका है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? इस इस्थमस के थ्रू, ठीक है। तो इस इस्थमस को हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो जैसे अगर आप इस गूगल अर्थ पर देखोगे, किस पर देखोगे बच्चे लोग? गूगल अर्थ पर अगर आप देखना चाहते हो ना, तो देखो ज़रा हम ही आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एकदम आप आ जाओ वेस्ट में, ठीक है। तो ये है आपके, देखो दो बंदर, ये एक ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा जो रीजन दिख रहा है ना, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये साउथ में है, तो इसलिए हमने इसको साउथ बोल दिया, ये साउथ अमेरिका है। तो देखो आप अगर देखोगे ध्यान से ज़रा ना, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका, ये जो है ऊपर वाला जो रीजन है ये ना नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो ये देखोगे ना, ये दोनों एक दूसरे से बड़े एक छोटे से पतली से स्ट्रिप से ये देखो कनेक्टेड हैं। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इस्थमस। दिख रहा है क्या कि इन दोनों के अगल बगल कितनी ह्यूज वाटर बॉडी, सब जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, हाँ ये आपका कलर नहीं है, इसमें जा करके अपना पैर धो लो, ये वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, ये ओशियंस हैं ये। तो ये जो आपको रीज़न पतला सा दिख रहा है, इस रीज़न को हम लोग बोल रहे हैं इस्थमस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, मज़ा आ गया, मैप में देख लिया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको वही बात बताई क्या कि जिस छोटी सी चीज़ से वो कनेक्टेड होते हैं, है ना, लैंड मासे से जो कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इस्थमस। तो इसका हमने नाम क्या दिया है? वो जो कनेक्ट कर रहा है दो कॉन्टिनेंट को, उसे हम लोग बोल रहे हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाई 3 वाटर बॉडीज़। मतलब कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वो 3 वाटर बॉडीज से सराउंडेड होता है। आर्कटिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन होता है और पैसिफिक ओशन। आप चाहो तो मैप में भी देख सकते हो, उस वाले मैप की नहीं बात बता रहे हैं, अपने बुक वाले मैप की बात बता रहे हैं।
हैं। देखो ये आपका है, ये आपका देखो आर्कटिक, ये इधर इसके अगल बगल देखो क्या आर्कटिक है, अटलांटिक है और पैसिफिक भी है। तो 3 ओशन से ये क्या है, सराउंडेड है। ओके, 3 ओशन से ये क्या हो गया, सराउंडेड हो गया। अब यही बात मैंने आपको इस्तमस के बारे में बताई कि व्हाट इज इस्तमस। तो अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, लैंड की बहुत ही नैरो सी स्ट्रिप, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप, नैरो सी स्ट्रिप विथ वाटर ऑन बोथ साइड, जिसके दोनों साइड क्या हो, वाटर हो, एंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस, और 2 बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस को क्या कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं इस्तमस। एग्जाम्पल आपका इस्तमस ऑफ पनामा किसके बीच में है, तो आप बताओगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में। नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं बच्चे साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका क्या है कि इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, देखो पूरी तरीके से ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, जरा देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ से वैसे पूरा नहीं थोड़ा बहुत, तो पूरे तरीके से एक तरीके से क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना। साउदर्न मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम लोग नॉर्थ कैसे बोलते हैं, साउथ कैसे बोलते हैं, ईस्ट कैसे बोल रहे हैं, वेस्ट कैसे बोल रहे हैं। जब तक आप इसका नॉलेज नहीं लोगे ना तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, फिर रटना पड़ेगा आपको, अच्छा ये हमारा नॉर्थ में है, ये हमारा साउथ में। तो ऐसे नहीं करना है, समझ लो मेरी बातों को, ठीक है, भगा करके वीडियो को नहीं देखना है। तो साउथ अमेरिका मैंने आपको क्या बताया कि इट इज़ इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दी एंडीज माउंटेन, देखो ये आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है। वैसे लार्जेस्ट माउंटेन आपका सबसे वो है, मतलब एक तरीके से आप इसको ये मतलब माउंट वो आपका है ना, क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो एंडीज माउंटेन है। उसके बाद रेंजेस थ्रू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब लॉन्गेस्ट कहने का मतलब ये लेंथ में बहुत बड़ा है। कौन सी माउंटेन भाई, एंडीज माउंटेन है। तो अगर आप इसको भी चाहो तो मैप में देख सकते हो। कहाँ से, कौन से मैप में, गूगल वाले मैप में, मतलब अर्थ, गूगल अर्थ पर, ठीक है, और देख करके अपने मैप में टिक लगा लो कि अच्छा ये हमारा है एंडीज माउंटेन। बात समझ में आ रही है क्या। ऐसे ही करना है आपको, एंडीज माउंटेन जरूर से देख लेना कि साउथ अमेरिका में आपका एंडीज माउंटेन, ये आपका होमवर्क रहेगा एक तरीके से, देख लेना कि एंडीज माउंटेन कहाँ पर है। जो भी चीज़ आपको देखनी होती है ना तुरंत आप उसे देख सकते हो। ओके, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ तक एकदम पूरे तरीके से एकदम फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड्स की एक और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन ना नाइल से थोड़ी सी छोटी है, ध्यान रखना। लगभग अमेज़ॉन आपका 6400 किलोमीटर है और नाइल आपका 700 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन थोड़ी छोटी है। तो वर्ल्ड्स की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी, अमेज़ॉन, ठीक है, जो कि फ्लो करती है कहाँ। तो याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अमेज़ॉन रिवर कहाँ पर है, तो अमेज़ॉन रिवर है साउथ अमेरिका में। अगर आपसे बोलता है कि नाइल रिवर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, अफ्रीका में है वो। ओके, तो यही सब बातें आपसे उम्मीद करी जाती है कि ये सब बातें आप याद रखो। एंटार्क्टिका, अब बात करते हैं अपने 5th कॉन्टिनेंट की, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका तो ये पता है आपको कि ये पूरे तरीके से कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। देखो जरा मैं आपको, ये पूरे तरीके से कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये पूरा का पूरा रीजन आपका क्या है, अंटार्कटिका। ये जो वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ये पूरा रीजन क्या है, अंटार्कटिका है, जो कि पूरे तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद अब साउदर्न हेमिस्फीयर एंड हैज़ अ साउथ पोल एट इट्स सेंटर। और जो आप लोग साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो करते हो ना, तो केवल साउथ पोल ले लो। तो साउथ पोल इस अंटार्कटिका का क्या है, सेंटर पॉइंट है। बात समझ में आ गई। एक तरीके से लो कि एकदम बीचों बीच है अंटार्कटिका का जो साउथ पोल है, वो इसका इस पूरे अंटार्कटिका का जो साउथ पोल है वो सेंटर पॉइंट है। इट इज़ फ्रोजन, ये पूरे तरीके से क्या है, फ्रोजन है, एकदम बर्फ़ है, यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। एंड हैज़ नो परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं। आप सोच रहे हो कि नहीं चलो हम जा कर के बस जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठंड से जो है आपकी जो है कुल्फ़ी जम जाएगी। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च सेंटर्स हियर, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स भी हैं। अब इंडिया ने भी, भाई इंडिया क्यों पीछे रहेगा, तो इंडिया में ने भी अपने क्या कर लिए हैं, रिसर्च सेंटर्स या रिसर्च स्टेशन यहाँ पर अपने बना लिए हैं। तो आपको 2 रिसर्च स्टेशन के नाम भी याद रखने हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये आपको 2 नाम याद रखने हैं, ठीक है। अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर कौन से, इंडिया के 2 नाम, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, देखो नेक्स्ट अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, यूरोप देखो कॉन्टिनेंट क्या है कि ये पूरे तरीके से कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एकदम ऊपर अपने एशिया के जस्ट बगल में है ना, एशिया कॉन्टिनेंट का अपना ये पड़ोसी है। सराउंडेड बाय द 3 वाटर बॉडीज़, तो इस यूरोप को 3 वाटर बॉडीज सराउंड करते हैं, घेरे होते हैं। कौन कौन सा, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और मेडिटेरेनियन सी है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है। ओके, उसके बाद तो देखो आता क्या ना कि ऐसे थोड़ा बहुत आता है, या फिर बोल देगा कि चलो बताओ इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, इसमें से कुछ उल्टा पुल्टा दे देगा आपसे, बोलेगा कि बताओ ये सही है कि गलत है, यूरोप के बारे में क्या बातें सही हैं क्या बातें गलत है। तो आपको जब तक यूरोप के बारे में पता नहीं होगा आप कैसे बता पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बात कर ले अपने
7 कॉन्टिनेंट की यानी कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ हमारा साउदर्न साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, नीचे की तरफ, और सबसे ईस्ट साइड में। देखो अपना ज़रा मैप, बुक में जो मैप दिया उसको ज़रा देखो, तो साउथ में है और ईस्ट में है, यानी कि हमने इसको बोल दिया साउथ ईस्टर्न। बात समझ में आई, साउथ ईस्टर्न। उसके बाद इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओसेनिया, ठीक है। मतलब ऐसे कह दो कि ओसेनिया का मतलब एक तरीके से आपकी कुछ जैसे कि कंट्रीज़ हो गई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, एंड कुछ और भी छोटे मोटे आइलैंड हो गए। आइलैंड तो आपको पता ही है क्या होता है। तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया ना एक तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और हम लोग इसी को कॉन्टिनेंट के नाम से भी जान रहे हैं। इट इज़ नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो इस ऑस्ट्रेलिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि भाई ये पूरे तरीके से क्या है, वाटर के एकदम बीच में, और इसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, इसके वाटर है। तो ऐसे लैंड मासेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, और ये हमारा वर्ल्ड में छठे पोजीशन पर आता है, ठीक है। मतलब साइज़ के मामले में, मतलब ये कौन, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया अगर कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड में ये छठे नंबर पर आता है। देखो कॉन्टिनेंट में तो ये 7वें नंबर पर है, लेकिन वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया आपके छठे नंबर पर है। क्या आप बता सकते हो कि इंडिया वर्ल्ड में साइज़ के मामले में कौन से नंबर पर है, कमेंट सेक्शन में ज़रा बताओ तो। और आपका ज़रा ये भी बता सकते हो कि आपको ये भी पता है कि पहले नंबर पर कौन है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्च मत करने लगना। पहले नंबर पर आपका है रशिया, ठीक है। और इंडिया जो है ना, हम लोग जो हैं, हम लोग की जो कंट्री है इंडिया, वो मतलब अगर हम एरिया के पर्पज़ से बात करें तो हम लोग वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आते हैं। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का ज़रा। देखो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया है कि इस्तेमाल आप किसे कहोगे, तो ये जो एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसके थ्रू दो बहुत बड़ी बड़ी लैंड मासेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इसे आप बोलते हो इस्तेमाल। और एक और चीज़ होती है स्ट्रेट देखो क्या होता है कि एक नैरो पासेज होता है, बहुत ही नैरो पासेज, ठीक है, जो क्या करता है, कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक सीज एंड ओशंस। तो देखो जैसे यहाँ पर हमारा है अरेबियन सी, इस तरफ ये पूरा इंडिया की इस तरफ क्या है भाई, अरेबियन सी है, इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो सीज और दो वाटर बॉडीज़ को क्या कर रहा है, ये जो नैरो आपका जो पासेज है वाटर का, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग इस्तेमास। यहाँ पर आपसे एक बात पूछ रहा है कि नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया ये अपना प्यारा भारत, और ये श्रीलंका, तो इसके बीच ये जो स्ट्रेट है, ये जो छोटी सी स्ट्रेट है, ये चीज़, तो इसका नाम पूछ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट, PALK, ठीक है, याद रखना। कौन सी स्टेट है भाई, ये पाक स्ट्रेट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कॉन्टिनेंट की हमने बात कर ली। देखो पानी वानी पीना है, वीडियो को पॉज करो और ज़रा पानी वानी पी लो। ओके, हम तो कंटिन्यू चलते हैं। अब बात करते हैं अपने बच्चे, देखो हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि वाटर बॉडी से रिलेटेड हम लोग चीज़ों की बात करेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, सारे के सारे फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म सर, तो वो आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, हम सब की बात करेंगे। तो अब ऑल फॉर्म में और भी क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि कुछ वाटर्स हमारे ओशंस में होते हैं, सीज़ में होती हैं, रिवर में होती हैं, लेक्स में होती हैं, आइस शीट्स में होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर होती हैं, तो इन सब, एंड वाटर वेपर में भी कुछ फॉर्म हमारी होती है। तो अब ज़रा ना हमें पता है कि हमारे अर्थ पर लैंड से ज़्यादा पानी है ना, है कि नहीं, ये बात बताओ। तो अब देखते हैं, मान लो अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास टोटल 100% अगर वाटर है, तो उस 100% वाटर में हम कितने वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं, कितने वाटर को पी सकते हैं। अच्छा, और कितने वाटर को नहीं पी सकते, मतलब कि कौन जो वाटर है जो ड्रिंकेबल है, कौन ड्रिंकेबल नहीं है। तो देखो वाटर का बहुत बड़ा पार्ट जो कि कहाँ रहता है, ओशियन में, और कहाँ रहता है, सीज़ में, ये होते हैं सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर अभी से बात, आप इसे पी नहीं सकते, नहीं पी सकते, पियोगे ख़त्म, ठीक है। तो ये कितना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, 97.2%, देख रहे हो, मतलब ऐसी वाटर जिसको आप पी नहीं सकते, इसका आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, आप इससे कपड़े नहीं धो सकते। कितनी है ये, कितनी है भाई, ये आपकी है 97.2%। अच्छा, उसके बाद बाकी का जो वाटर है वो हमारे
आइस शीट और ग्राउंड वाटर में स्टोर्ड है, मतलब ये लॉक्ड है। लॉक्ड होने का मतलब क्या है कि हमें इस पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। मतलब देखो जैसे ग्राउंड वाटर है सर, तो ग्राउंड वाटर में आप क्या ऐसे ही पानी निकाल लोगे? उसके लिए आपको वेल जो है डिग करने पड़ेंगे, कुएँ खोदने पड़ेंगे, या फिर आपको मोटर लगवानी पड़ेंगी अपने घरों में। तो कहने का मतलब ना कि ये लॉक्ड है, पीने के लायक तो हैं, ये ड्रिंकेबल हैं, ये आई शीट वाले भी वाटर क्या है ड्रिंकेबल हैं, ग्राउंड वाटर भी क्या है ड्रिंकेबल है, लेकिन आप आसानी से नहीं पा सकते, आपको उसके लिए बोरिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से आई शीट होती है। आई शीट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके देखो जो बर्फ़ होती है ना, तो बर्फ़ में भी जैसे अगर हम बात करें कि बर्फ़ में भी क्या होती हैं, जो पानी होती है वो पीने वाली होती है, तो वो तो आप आसानी से ऐसे, अब कौन जाएगा, क्या हम जाएंगे वहाँ आर्कटिक जाएंगे कि वहाँ से हम बर्फ़ लें, बर्फ़ को फोड़ करके पानी पी? तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों फॉर्म है वाटर के, वो लॉक्ड कंडीशन में है। अगर आपको इन्हें खोलना है तो आपको इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है वो है 2.7%। तो इस तरीके से ये लॉक्ड है। ठीक है, अब जो पानी अवेलेबल है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, तो वो है लेक का वाटर और रिवर का वाटर। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं करना पड़ेगा। भाई देखो, हम अपन ना एक नेचुरल तरीके की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप जो है सर हम सर अब 10 तल्ले की बिल्डिंग पर रहते हैं तो सर हम क्या नहीं नदी से जाएं पानी लाने, नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि जो नेचुरल तरीके से जो वाटर अवेलेबल होता है वो है, पीने लायक पानी जो अवेलेबल होता है वो है लेक का और वो है रिवर का, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर, जो कि बहुत ही कम है। कितना है? 0.03%, मतलब बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना सेव वाटर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अपने हाइड्रोस्फीयर में वाटर की, और वाटर का हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। तो आप अगर आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल 100% आई होप कि आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं 5 मेजर ओशंस की, यानी कि ये जो इतना सारा सर ये जो साल्टी वाटर है ना, अब ये कौन कौन से ओशंस हैं? तो देखो टोटल आपके 5 मेजर ओशंस होते हैं। तो मैंने ये जो नाम दिया है ये आपको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो ओशियन है वो आपका पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, उसके बाद अपना इंडियन ओशियन है जो कि हमारे इंडिया के ही नाम पर पड़ा है, उसके बाद साउदर्न ओशियन है जिसको आप लोग एंटार्क्टिक ओशियन के नाम से भी जानोगे, ध्यान रखना किस नाम से जानोगे आप लोग, एंटार्क्टिक ओशियन। उसके बाद नेक्स्ट है आर्कटिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन की देखो अगर बात करें, थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, और ये पूरे के पूरे हमारे अर्थ पर 1/3 पानी को कवर करता है। सर्कुलर इन शेप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सर्कुलर इन शेप है। ठीक है, अब इसी ओशियन में आपकी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको आप लोग बोलते हो मैरियाना ट्रेंच, इसी पैसिफिक ओशियन में लाइज करती है, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ पर। समझ में बात आ रही है? एवरेज डेप्थ अगर हम इस पैसिफिक ओशन की बात करें तो आपको 4030 मीटर के आसपास मिल जाती है, मतलब एवरेज डेप्थ। एवरेज डेप्थ मतलब सभी का मिला जो हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा ऊपर हो, कहीं बहुत नीचे हो, कहीं एकदम मिडिल में हो, तो सबको एवरेज लेकर के अगर हमने देखा तो हमें जो एवरेज इसकी डेप्थ मिली इस ओशन की वो मिली 4030 मीटर। ओके, उसके बाद अटलांटिक ओशन की देखो बात करते हैं। अटलांटिक ओशन ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, और देखो मज़े की बात है कि आपका जो टाइटेनिक, आपने नाम सुना होगा, टाइटेनिक जो जहाज़ थी, शिप थी, वो भी इसी अटलांटिक ओशन में ही डूबी थी। ठीक है, तो टाइटेनिक जो डूबी वो भी अटलांटिक ओशन में डूबी। तो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है हमारे इस अर्थ का, और ये एस शेप में होता है। शेप देखो आपको याद रखना है, एस शेप में होता है। उसके बाद सराउंडेड बाई 2 अमेरिका, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ये क्या है, सराउंडेड है ऑन वेस्टर्न साइड में सराउंडेड है। उसके बाद इसकी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लगभग बोलते हैं क्या कि हमारा ये सबसे बेस्ट है, किसके लिए, पोर्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर जहाज़ें आकर के रुक रही हैं ना, देखो सबसे ज़्यादा हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है ना वो पानी के रास्ते से होता है, एक बात याद रख लेना। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आप जो काम देखते हो वो मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले काम आपके पानी वाले ही रास्ते से होते हैं, क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको पोर्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो इसी अटलांटिक ओशन पर मिलेंगे, बहुत लंबा। तो इतना मैंने आपको ये वैल्यू बता दी है। तो इट इज़ सुटेबल, द कोस्ट इज़ सुटेबल फॉर द पोर्ट्स एंड हार्बर्स। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, सबसे बिजिएस्ट ओशन है ये अटलांटिक ओशन। एवरेज डेप्थ इज़ अबाउट 3330 मीटर। पोर्ट मतलब समझ रहे हो ना,
जैसे ये आपका ये पूरा जो रीजन है समुद्र वाला मान लो हो गया, ठीक है। तो ये मान लो इधर पूरा आपका ओशन है, तो ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ये सब मान लो यहाँ तक मैंने कहा कि यहाँ तक आपका ओशियन है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से। तो ये जो भी आप ये पूरा लैंड मास है, तो ये जो भी आप रीजन देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, इसी को हम लोग बोलेंगे कि आपका ये कोस्टल एरियाज़ है, ठीक है, समुद्र के किनारे की जगह, मतलब किसी लैंड के किनारे, ओके, समुद्र वाली जो लैंड की जो किनारे होगी उसकी वो हम लोग बोलेंगे क्या, ये आपका ये कोस्टल एरियाज़ है। तो इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो इतनी है, और इस अटलांटिक ओशन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, और जो कि कितनी है 8605 मीटर। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इंडियन ओशन की। द इंडियन ओशंस तो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इस हमारे अर्थ पर, नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री इंडिया, ओके। और ये कैसे शेप में, ये ट्रायंगुलर शेप में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कई बार, ट्रायंगुलर शेप में है ये। इंडिया इज़ लोकेटेड एट द हेड ऑफ इट्स दिस ओशन, और इस ओशियन के जस्ट हेड में यानी कि नॉर्थ पर हमारा प्यारा भारत लोकेटेड है। जावा ट्रेंच, तो एक बात और याद रख लो कि इस इंडियन ओशन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो उसका नाम क्या है, जावा ट्रेंच, ठीक है, इन दिस ओशन, जो कि कितना है 7258 मीटर। कोस्ट लाइन जो है वो भी देखो अच्छी खासी है, 6526 मीटर है इसकी कोस्ट लाइन। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अटलांटिक ओशन की देखो, सॉरी अंटार्कटिक ओशन की बात करें तो अंटार्कटिक ओशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, साउदर्न ओशियन के हम लोग नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया ना। तो एंटार्कटिक बोले या साउदर्न एशियन बोले दोनों सेम चीज़ें हैं, तो साउदर्न एशियन के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर जनरली 3 ओशंस देखो आपके मिल रहे होते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशंस, ठीक है, मर्ज एट अ प्लेस एंड आर कलेक्टिवली नोन एज अंटार्कटिक ओशन। तो ये तीनों ओशन जहाँ पर भी आपके मिल रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन रहा है आपका क्वेश्चन, ये तीनों ओशन जहाँ पर आपके मिल रहे होंगे वहीं पर आपका बनेगा एंटार्कटिक ओशन। इसको हम लोग साउदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। सराउंड्स द लैंड मास ऑफ एंटार्क्टिका, अंटार्क्टिका वाले ये लैंड मास से सराउंडेड है। कोस्ट लाइन इसकी इतनी है, और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इस अंटार्कटिक ओशन का वो है साउथ सैंडविच ट्रेंच, जो कि इतने मीटर है। नाम याद रखना है साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग देखो आर्कटिक ओशन की। तो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है हमारे अर्थ पर, और ये नॉर्थ पोल से सराउंडेड होता है। इट रिमेन कवर्ड विद द थिक शीट्स ऑफ आइस। तो यहीं पर देखो हमारी ये जो पूरी जो ओशन है, कह सकते हो कि एक तरीके से ये आइस से जो है कवर्ड होती है थ्रू आउट द ईयर, और इसकी कोस्ट लाइन लगभग इतनी है। और इसमें जो सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो आपको मिलेगा फार्म बेसिन के नाम से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फार्म बेसिन, जो कि इसी आर्कटिक ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अदर वाटर बॉडीज़ की देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास है सीज़ में, जैसे कि अरेबियन सीज़ है, मेडिटेरेनियन सीज़ है, ब्लैक सीज़ है, कैस्पियन सीज़ है, रेड सी है, ये सब आपके बहुत सारे सीज़ हो गए अदर वाटर बॉडीज़ की अगर बात करें तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक बच्चे लोग बात कर ली किसकी, हाइड्रोस्फीयर की। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, गेस करो जरा, गेस करो क्या बोलेंगे अब हम लोग, एटमॉस्फेयर, ओके। यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा रीजन जो क्या कंटेन कर रहा हो, एयर कंटेन कर रहा हो। तो एटमॉस्फेयर का देखो मतलब क्या होता है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो साफ साफ अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो बता सकते हो कि अर्थ एक थिन लेयर ऑफ गैसेस से क्या है, सराउंडेड है, और इसी गैसेस को, इसी रीजन को हम लोग बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर, है ना। तो इट प्रोवाइड अस विद एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये हमें बहुत डिफरेंट देखो सन की ना बहुत सारी ऐसी रेज हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकती थी, बट ये जो एटमॉस्फेयर का ही कमाल है कि वो उस रेज को आने ही नहीं देता, ठीक है। वरना अगर ये एटमॉस्फेयर अगर हमारे अर्थ से हट जाए ना तो तुरंत जो है सारे के सारे लोग ऐसे एकदम खड़े खड़े ऐसे मर जाएंगे, ठीक है। तो जाने तो फिलहाल अभी उसकी बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस बात करें एटमॉस्फेयर की, तो हमने कहा ठीक है सर एटमॉस्फेयर हमारा गैसेस से मिल करके बना है, गैसेस। तो अब एक दो गैसेस नहीं है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि कितनी गैसेस हैं और कितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो कौन सी अमाउंट में गैसेस सबसे ज़्यादा है। तो देखो सबसे पहले हमारी होती है नाइट्रोजन गैस, जो कि बहुत ज़्यादा है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन, हाँ ये वही ऑक्सीजन है जो हम और आप अभी लिए अंदर, आपने इनहेल किया, दैट मीन्स आपने क्या लिया, ऑक्सीजन,
तो वो ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट में है, 21% में है। उसके बाद फिर क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर है एंड अदर गैसेज। हाँ देखो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं जो हम और आप एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब जब सांस तो ले लिया, दैट मीन्स हमने ऑक्सीजन ले लिया, जब हम बाहर छोड़ते हैं सांस को तो हम क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी की सभी गैसेज मिल करके कितनी हैं, 1% है, जिसमें अब अगर इसमें पर्टिकुलर इसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये और बहुत ज़्यादा कम है, 0 पॉइंट में ये हो जाता है फिर। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझना आप लोग कि ये जितनी भी गैसेस हैं, ये सभी गैसेस मिल करके हमारी बनाती हैं एयर। तो अगर आप एयर कहना है तो एयर आप कहोगे कि एयर, आप पर्टिकुलर किसी एक गैस को नहीं कहोगे, आप सभी गैसेस को मिला करके बोलोगे एयर कि यस दिस इज़ एयर। एयर का मतलब कि हम सारी गैसेस की बात कर रहे हैं, ओके। देखो अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जनरली हमारे 5 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर है, मतलब जिस लेयर पर आपने अपनी पैर रखी है, जिस लेयर पर आपका घर बना है, जिस लेयर पर आप एग्रीकल्चर करते हो, बात समझ में आ रही है, तो उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ये लगभग कितना होता है, हमारे पैर से लेकर के कितने हाइट तक होता है, 12 किलोमीटर तक होता है, और यहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है और सारे के सारे गैसेस भी इसी लेयर में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फियर, और इस लेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे, ओजोन लेयर। यही ओजोन लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती, मतलब सन की हार्मफुल रेज को अंदर नहीं आने देती। तो उस लेयर को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, ओजोन लेयर। ओजोन ना देखो एक गैस है, ठीक है, अभी आप पढ़ोगे ओजोन का, जैसे ऑक्सीजन का होता है O2, वैसे ओजोन का होता है O3। ये तो बात की बात है, जाने दो। तो ओजोन ना एक तरीके की गैस है जो कि क्या कर रही है, आपकी जो हार्मफुल सन की रेज है उसको कन्वर्ट कर देती है किसी यूज़फुल सब्सटेंस में, या किसी यूज़फुल जो है उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से ये हमारी और आपकी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। तो ये कौन सा याद रखना है कि ये जो ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर में, कौन से स्फीयर में है, वो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, जहाँ पर जैसे कभी आप जब रात में बैठ करके गर्मी के दिनों में जब आप देख रहे होते हो आसमान को, तो कभी कभी कोई बहुत ही मतलब चमकीली सी चीज़ है ना, चमकदार चीज़ नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, आप तुरंत विश मांगने लगते हो कि हे भगवान ये वो मेरा ये ऐसे कर देना। तो ठीक है, वो चीज़ें अपनी अच्छी जगह हैं, अपनी जगह हैं। तो वो कोई स्टार नहीं होता, वो आपके मेटेओर्स होते हैं, जो कि देखो ये जो मेसोस्फीयर्स होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीटेड आपका लेयर है एक तरीके से कह लो एटमॉस्फेयर का। तो इसमें जब बाहर की जब कोई चीज़ एंटर करती है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ आपको क्या दिखाई देती है, जलती हुई, मतलब ऐसा लगता है कि वो टूट रहा है, ऐसा गिर रहा है टूट करके, नहीं, तो एग्जैक्टली वो जल रहा होता है, ठीक है, वो जल करके फिर राख हो जाता है। तो यही लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है कि अगर कोई भी चीज़, अगर मान लो किसी बाहर अगर मतलब स्पेस से अगर कोई चीज़ अगर गिर रही है, तो यही लेयर क्या करेगा, उसको बर्न कराने का काम करता है। तो बर्निंग ऑफ मेटेओर्स आपको जो देखते हो वो आपको इसी लेयर में दिखाई देते हैं। उसके बाद एक और आपका है थर्मोस्फीयर। तो ISS इज़ एयर। ISS का मतलब यहाँ पर हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस थर्मोस्फीयर में क्या होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, जैसे अमेरिका का है ना, मतलब एक कंबाइंड होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब यहाँ से अगर स्पेस में जाना चाहेगा तो वहाँ हो सकता है, वहाँ पर जा कर के वो रेस्ट करे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है थर्मोस्फीयर में। उसके बाद आपका आ गया एक्सोस्फीयर, जो कि सबसे आउटर लेयर है, मतलब आप चले गए स्पेस में आ गए। एक्सोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, आप कहाँ आ गए, स्पेस में आ गए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़रा समझो, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर हमें आप समझ में आ गया है कि एटमॉस्फेयर आपका किससे मिल करके बना हुआ है, एयर से मिल करके बना हुआ है। तो अगर हम आपसे बोलें कि एयर जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, तो आप कहोगे बिल्कुल। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं कर सकती, कैसे करेगी सर बलून में भी सर एयर भरा हुआ होता है, सर कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करती है। देखो भाई ऐसे समझो, अगर एयर प्रेशर एक्सर्ट अगर नहीं करती, तो आप लोग जो अपनी व्हीकल्स के टायर में है ना, गाड़ियों के टायर में जो हवा भरवाते हो, वो क्यों फिर होता है कि नहीं। तो उसमें एयर ही तो है। तो क्या कर रही है एयर जो है ना, वो प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। जैसे अभी आप जिस जगह बैठे हो, तो आपके ऊपर ना सारी की सारी एयर्स क्या कर रही होंगी, एक प्रेशर लगा रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ से और बात ज़रा समझो कि इट इज़ डेंस नियर द अर्थ सरफेस,
तो अर्थ अगर हम सरफेस पर बात करें तो एयर का जो प्रेशर होता है काफ़ी डेंस होता है एंड हाई प्रेशर होगा। एयर काफ़ी डेंस होगा अर्थ के सरफेस पर और हाई होगा। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। अब इसे ज़रा समझो। देखो जैसे मान लो कि अभी आप एक रूम में बैठे हो, तो आपके रूम के मतलब आपके बॉडी के ऊपर जितने भी एयर होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, आपके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट्स करेंगे। लेकिन जैसे ही मान लो आपने कहा नहीं सर हम चले जाते हैं अब यहाँ से अपने 10 तल्ले वाले सर हम अपने छत पर चले जाते हैं, सपोज दैट, है ना। तो आप जब 10 तल्ले वाले छत पर चले गए तो अब आप इन सब एयर को छोड़ते हुए आप ऊपर पहुँच गए। तो अब जितने एयर को आपने नीचे छोड़ा है ना, आपकी बॉडी के एयर जो नीचे हैं वो तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं लगाएंगे। अब कौन से एयर प्रेशर लगाएंगे, जो आपकी बॉडी के ऊपर हैं। तो पहले के कंपैरिजन में अब जो प्रेशर होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कम होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे एयर को आपने नीचे छोड़ दिया है। और अब जो आपके ऊपर वाले जो एयर होंगे केवल वही और वही क्या करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट्स करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, इंक्रीज़ अगर हम अगर हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं, है ना, तो जो एयर की प्रेशर है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, वही बात मैंने लिखाई जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर भी हमारा लो हो जाता है, और अगर टेम्परेचर लो रखते हैं तो प्रेशर भी हमारा हाई होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये सर विंड कैसे देखो फ्लो होते हैं? देखो एक बात याद रखना, विंड हमेशा फ्लो होते हैं एयर के प्रेशर की वजह से। देखो इस अर्थ पर ना कहीं पर भी जो एयर का प्रेशर है वो सेम नहीं है। तो क्या होता है, कहीं एक जगह लो है कहीं एक जगह हाई है। तो प्रेशर हमेशा कैसे चलती है, हाई से लो की तरफ। हाई से कैसे चलती है, हमेशा लो की तरफ चलती है। जैसे मान लो अगर आपके तरफ अगर कहीं हवा मान लो अगर फ्लो हो रही है तो समझ लेना कि वहाँ पर भी प्रेशर क्या है, लो है। और प्रेशर वो लो है तो इसलिए विंड क्या कर रही होगी, उस प्रेशर को फिल करने के लिए जो विंड है वो मूव करी। ठीक है, तो ये जो मूविंग एयर है इसी को हम लोग बोलते हैं विंड। सो व्हाट इज़ विंड? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। एक लाइन में सिंपल सी आप डेफिनेशन बता सकते हो। फिर ये अब एग्जैक्टली विंड मूव कैसे करती है, तो विंड मूव करती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस। एटमॉस्फेयर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर या विंड मूव कर रही है। इट मूव्स तो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट देखो बात करें अपने हम लास्ट हमारा जो टॉपिक है बायोस्फीयर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोस्फीयर हमारा क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पर 3 चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं, हवा, पानी और ज़मीन। जीने के लिए क्या चाहिए सर, हवा चाहिए, पानी चाहिए और ज़मीन चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर खाना नहीं चाहिए क्या? ठीक है भाई, खाना भी चाहिए। तो बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर 3 चीज़ें आपस में कांटेक्ट कर रही होती हैं। ओके, इन दिस जोन द लाइफ एग्जिस्ट, और इसी जोन में हमारी और आपकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। आपको सर हम आसमान में रहने लगे तो फिर ऐसा बात नहीं हो सकता ना, ऐसी बात हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो बायो देखो, बायो का मतलब ही होता है क्या, लाइफ। ठीक है, देयर आर सेवरल स्पेसीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूज वेल्स। इसी जोन में, इसी बायोस्फीयर वाले जोन में बहुत सारी चीज़ें, यानी कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर के एक बड़ी सी वेल इसी बायोस्फीयर में रहती है। इट प्रोवाइड सूटेबल हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है घर। देखो आपका भी घर इसी हैबिटाट में है, हमारा भी घर इसी हैबिटाट में है। एक जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म होगा, एक छोटी सी जो बैक्टीरिया होगी वो भी इसी हैबिटाट में रह रही होगी, एक बड़ी सी जो वेल है वो भी इसी। तो ये सब के सब जिस रीजन में रह रहे हैं उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। इट प्रोवाइड सूटेबल हैबिटाट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन। क्यों भाई, ह्यूमन अलग थोड़ी ना है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग आपको और हम सभी को मिला करके, आर लिंक्ड टू ईच अदर। ये बात तो सही है, हम सभी क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जहाँ गड़बड़ी आएगी तो उस गड़बड़ी की वजह से सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अब हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर देते हैं और उस एक्टिविटीज़ का हमारा ये जो प्यारा इन्वायरमेंट है इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बात समझ आ रही है? इस हेडिंग का मतलब समझ में आ रहा है क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट। देखो हमें पता है कि
जो हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन, अब यहाँ से इस टॉपिक में हम केवल और केवल ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन एंड उनकी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। इनका जानवरों से लेना देना कोई नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि ह्यूमन भी जो है ना वो एक स्पेशल टाइप्स के एनिमल्स हैं। तो ह्यूमन, हमें पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है। कुछ इनको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि फूड और मिनरल्स, ठीक है। अब फूड वो कहाँ से लाएगा, तो क्या करेगा, वो पेड़ को कट करेगा। ट्रीज़ आर बीइंग कट, जो कि हम लोग अगर पेड़ों को अगर कट करें तो हम लोग उसे बोलते हैं कि हमने इसका देखो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं भाई, हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन किस लिए चाहिए, घर बनाना है, खेती करनी है, अनाज उगाने हैं, फसलें उगानी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, जो कि गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद मिनरल्स को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी लंबे लंबे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइंस बना रहे हैं, कोल, जैसे कोल माइंस, बहुत अंदर अंदर से क्या किए जाते हैं, कोयले निकाले जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया जा रहा है, किसके लिए, बोल्डर्स के लिए, सीमेंट्स के लिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मिनरल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं। मिनरल एक्सट्रैक्टेड का मतलब यही होता है कि जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर, ये सब ह्यूमन ही तो करता है, कोई जानवर अब कभी ऐसा किया है क्या, नहीं किया है। तो डिस्चार्ज हम लोग कर रहे हैं, क्या डिस्चार्ज कर रहे हैं भाई, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, किस में, नदियों में, झीलों में, है ना, तालाबों में, सब जगह फैला रहे हैं अपनी गंदगी। उसके बाद एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, और इतना कुछ करने के बाद एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है एक तरीके से चीज़ें जो क्रिएट कर रही हैं, तो एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। एमिशन मतलब हम लोग देखो धुएँ निकालते हैं, जैसे फैक्ट्री आप अगर देख लो, जैसे हम लोग देखो यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर बगल में डाला सीमेंट फैक्ट्री है अपनी, फिर उसके बाद ओबरा जो है थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ से हमेशा देखते हो गैसेज निकलती हैं उनके चिमनियों से, है ना, जो बड़ी बड़ी जो चिमनी होती है उनमें धुएँ निकलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है सर, जहाँ पर हम लोग कोयला जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो जला करके पढ़ रहे हो क्या ऐसे आ जाती है क्या, नहीं, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बच्चे लोग, ठीक है। तो कोयले को जलाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, फिर उस पानी से टरबाइन को चलाया जाता है, मतलब स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है, फिर वो टरबाइन जब चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने के लिए आपने कोयला जलाया है ना, और उस कोयले में क्या होगा, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और ये दोनों गैस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप एक कोयले वाली भट्टी, वो जो होता है ना कोयला जिसमें भट्टी जलाई जाती है और कुछ समय के लिए धुआं निकलता है, उसके बाद फिर उसमें बहुत अच्छी आग बन जाती है, उस आग को अगर आप एक रूम में बंद करके सो जाओ कि सर ठंडी का सर समय है और हम तो सर सो जा रहे हैं सर, बड़ी अच्छी सर ये गर्मी देती है, आप सुबह उठ नहीं पाओगे, आप सुबह जो है आप सुबह चले जाओगे भगवान के पास। तो कहने का मतलब है ना कि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। पावर प्लांट्स हो गए, व्हीकल्स के जो धुएँ हो गए, है ना, ये सब सारी चीज़ें क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक अनइवन टेम्परेचर को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम हो जा रही है। तो इसकी वजह से एक बहुत ही डेंजरस फिनोमेना क्रिएट हुआ ग्लोबल वार्मिंग का। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से आप ये कह लो कि अनइवन राइज इन टेम्परेचर, तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्या ये सब जानवर आकर के कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग आकर के कर रहे हैं। और हम लोग भी क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ एनिमल है। तो समरी आपको समझ में आई कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, और लास्ट में आपको ये क्या बताना चाहा कि ठीक है भाई देखो ये आपको सब मिले हैं, आपको रिज़र्व मिले हैं, तो आपको इनका यूज़ करना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि आने वाले जो जनरेशन हैं वो यूज़ ही ना कर पाएँ, या फिर वो इन सब चीज़ों को देखने के लिए ज़िंदा ही ना बचें। चलो ओवरऑल तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी बातों को समझ लिया है कि कब क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, इसका अगर आपको PDF लेना है, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है। और वैसे हो सके तो हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर अगर आप जुड़े हो तो आप इसको बस एक बार आप मेरे को मैसेज कर देना, हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपको नंबर पता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप वाला नंबर, ओके। चलो बच्चे लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और हाँ, ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, ओके।